हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। कि जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 जीके जीएस क्वेश्चन। तो इसमें सेंट्रल जीके का 30 प्रश्न है और जीएस का 20 प्रश्न है। टोटल मिलाकर के 50 प्रश्नों का सेट है। ये आज हमारा 5वां सेट चल रहा है। तो और इससे जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो उससे भी रिलेटेड बताएंगे। आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन 41 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तार रूप चित्र के साथ राज्य अशोको यानी राजा अशोक उल्लेखित है? तो क्या है? तो कंगन हलीम है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। 41 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तार रूप चित्र के साथ राज्य अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? तो किसमें है? कंगन हलीम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 कहा जा रहा है कि आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया है। मोहम्मद काजिम के द्वारा। फिर से क्वेश्चन सुनिए 42 नंबर। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यांडूब की संधि किसके बीच हुई थी? तो यांडूब की संधि जो है ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में। ठीक है, यांडूब की संधि कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच में? तो ब्रिटिश तथा वर्मा के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में क्या है? क्रांतिकारियों के नाम है। सूची 2 में क्या है? तो स्थान है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है? नाना साहब। तो नाना साहब का स्थान कहाँ पर था? तो कानपुर में था। ठीक है, बेगम हजरत महल का कहाँ पर? तो लखनऊ में था। महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी में। और कुंवर सिंह का बिहार में। फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि 1857 में विद्रोह के संबंध सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 यानी क्रांतिकारी का नाम, सूची 2 स्थान। ठीक है, अब नाना साहब। तो नाना साहब का स्थान कहाँ था? तो कानपुर में था। ठीक है, बेगम हजरत महल का स्थान कहाँ था? तो लखनऊ में था। फिर महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी और कुंवर सिंह का कहाँ? तो बिहार में। यानी आपके पास एक A B C D दिया हुआ है आपके पास क्रांतिकारी का नाम। तो आपके पास नाना साहब का कानपुर यानी ए का क्या हो जाएगा? 4। बी यानी बेगम हजरत महल का लखनऊ यानी 3। महारानी लक्ष्मीबाई का तो झांसी यानी 2। और कुंवर सिंह का बिहार यानी 1। तो 4 3 2 1। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 4 3 2 1 कहाँ लिखा हुआ है? तो 4 3 2 1 यानी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 45 नंबर। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो नर बलि को प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून जो है लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सुनिएगा। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में बनाया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय सतपथा कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट करता है? तो गोपुरम जो है वो मंदिरों का प्रवेश द्वार से निरूपित करता है। ठीक है, गोपुरम किससे निम्नलिखित करता है? तो मंदिरों का प्रवेश द्वार से करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। फिर से सुनिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कि धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी वो अपने धार्मिक के बारे में कुछ कर सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार दोनों कर सकता है। यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा तो आप जान लेते हैं कि कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो संघ तथा राज्य के बीच जो शक्तियां का वितरण है कनाडा से लिया गया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का वितरण कनाडा से लिया गया है। और सरकार की संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया? कनाडा से।
और आपके पास संघ तथा राज्य की शक्तियां कहाँ से लिया वितरण, तो कनाडा से, और सरकार की संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। अब ऐसे हम लोग पढ़े कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है, और क्या पढ़े कि संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कनाडा से लिया गया है, और सरकार की संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सुने संघ और राज्य, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आप लोग पिछले वीडियो में सुने होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये 7वीं अनुसूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची जब कनाडा से लिया गया है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आपके पास प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध ये भी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से देखिए, फिर सुन लीजिए क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, अच्छा, तो जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, और रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मूल्य कर्तव्य लिया गया, रूस से क्या लिया गया है, मूल्य कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। ये लगभग ये प्रश्न 3 बार आ चुका है, ये 5 सेट में 3 बार ये सेट में आ चुका है। क्या है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकार, यानी 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा 49 नंबर, कि शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकार, यानी 1 2 3 सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या आए थे, तो राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, और देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। क्या क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा, यानी उपयुक्त में से सभी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कि 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। 1975 जब आपातकाल शासन लागू हुआ था, तो कौन भारत के राष्ट्रपति थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। 52 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अगर चेन्नई से कोलकाता की यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से, तो न्यूनतम दूरी करने वाला, जो न्यूनतम दूरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो नदियों की उपस्थिति का सही क्रम कौन सा, तो पेनुरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा। ठीक है, कौन क्या क्या है, पेनुरू है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी और स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 53 नंबर, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है, तो कार्तिक मास की उष्मा का संबंध मानसून का निर्वर्तन से है। ठीक है, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है, तो मानसून के निर्वर्तन से है। 54 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, तो पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाती है एल्युमिनियम। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होती है, तो 8.23%। एल्युमिनियम सबसे अधिक क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम, दूसरे नंबर पे पाया जाता है लोहा। एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होती है, तो 8.23%, और लोहा का कितना मात्रा होता है, 5.23%। फिर आपके पास पाया जाता है सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, पर सबसे अधिक पृथ्वी में क्या पाई जाती है, तो एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पे क्या है, लोहा यानी आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बोला गया। उष्ण स्रोत है, भारत के राज्य है, तो लसुंदरा, लसुंदरा कहाँ है, तो राजस्थान में नहीं है, गुजरात में। लसुंदरा कहाँ है, गुजरात के रवेड़ा जिला में। औलोली महाराष्ट्र में है, यानी सुमेलित है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में सुमेलित है। सोहना हरियाणा में है, यानी सुमेलित है। तो लुसुंदरा क्या है, सुमेलित नहीं है। लुसुंदरा राजस्थान दिया हुआ था, तो राजस्थान नहीं होगा, ये गुजरात के रवेड़ा जिला में है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उष्ण स्रोत है, भारत के राज्य है, तो लसुंदरा, लसुंदरा कहाँ है, तो गुजरात के रवेड़ा जिला में, तो ये राजस्थान दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी औलोली तो महाराष्ट्र में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सोहना हरियाणा में है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चलिए पढ़ करके देखते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, तो ये सही है। ओमान की राजधानी मस्कट, तो ये भी सही है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। बांग्लादेश की मुद्रा केडी, तो बांग्लादेश की मुद्रा केडी यानी ये भी सही है। चार्डो माली देश की मुद्रा मूला, मूला नहीं है, ये फ्रैंक है। क्या है, चार्डो माली देश की मुद्रा क्या है, तो फ्रैंक है, तो यानी यही आपके पास असत्य कथन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, असत्य कथन। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन पे आते हैं, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल सही है, ओमान की राजधानी मस्कट सही है, बांग्लादेश की मुद्रा केडी सही है, चार्डो माली देश की मुद्रा मूला, मूला नहीं है, फ्रैंक है। क्या है, फ्रैंक है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो श्रम की भागीदारी किसमें कम है, तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। ठीक है, निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। 58 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। अब देखिए बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ रही है, तो किस कारण से बढ़ रही है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए, जो अस्थायी सदस्य नहीं है, जर्मनी। अच्छा, अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो 15 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, कितने देश सम्मिलित हैं, तो 15 देश सम्मिलित हैं। अच्छा, 5 इसमें क्या है, अस्थायी है, 5 अस्थायी देश है और 10 अस्थायी है। 10 क्या है, अस्थायी देश है, 5 क्या है, अस्थायी देश है। ठीक है, तो अब अस्थायी देश के बारे में जान लीजिए कौन कौन है। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है और अमेरिका है। ये 5 अस्थायी देश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, और 10 अस्थायी देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। 16 नंबर, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो रूस है। 61 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये डागला जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्या है, डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अच्छा, अब देखिए जो 4 राज्य दिया हुआ है उसके बारे में भी जानते हैं, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सभी राज्य का राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और जिला की संख्या, राज्य का गठन कब हुआ, सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगा आप लोगों को। सिर्फ वीडियो में आप लोग को बने रहना अंत तक, और आप लोग को हर वीडियो में जितना भी स्टेट आएगा कोशिश रहेगा कि सभी का राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल याद करवाया जाए, और आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। जिला की संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में, 33 है। ठीक है, राज्यपाल क्या है, अभी अभी कौन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ का, तो भूपेश बघेल है। लोकसभा सीट कितना है छत्तीसगढ़ में, 11। राज्यसभा सीट कितना है, तो 5, और विधानसभा सीट कितना है, 91। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जो हमारे पास अलग राज्य क्या, उत्तराखंड, केरल और मेघालय। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, स्थापना 9 नवंबर 2000 को। जिला की संख्या कितना है, 13। राजधानी क्या उत्तराखंड की, देहरादून। और राज्यपाल कौन है देहरादून के, तो गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। लोकसभा सीट कितना है, 5 है। राज्यसभा सीट कितना है उत्तराखंड का, 3 है। और विधानसभा सीट कितना है, 71 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। केरल, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। जिला की संख्या 14।
केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 का। जिला की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। राज्यपाल केरल का कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। आ जाते हैं अब मेघालय। मेघालय का राजधानी क्या हो गया? शिलोंग हो गया। गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1970। ठीक है। मेघालय का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1970। जिला की संख्या 11। राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय। और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। लोकसभा की सीट 1 है। राज्यसभा का सीट भी मेघालय में 1 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर, देवधर कप का संबंध किस खेल से है? तो देवधर कप का संबंध क्रिकेट से। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन ये आपके पहले भी सेट में आया था। उस समय 2021 का पूछा गया था। 2021 में कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। और उसी समय 2022, 2023, 2024 बताए थे। तो 2021 में कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। 2022 में कहाँ होगा हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। और 2023 में कहाँ होगा? तो सितंबर में होने वाला है, भारत की नई दिल्ली में। ठीक है। 2023 में कहाँ होगा? तो भारत के नई दिल्ली में होगा। और थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। 2023 में कहाँ होगा? भारत के नई दिल्ली में। थीम क्या है इस बार का? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। 2024 में कहाँ होगा? तो ब्राजील में। 2025 में कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन? तो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सुनिएगा। 64 नंबर कि वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 का हो चुका है। कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। अच्छा, अब आने वाला समय में 2023 में होगा तो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। भारत में किस स्थान पे? तो नई दिल्ली में। और थीम क्या रखा गया? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। 2024 में कहाँ होगा? तो ब्राजील में। 2025 कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं सिलेंडर होना चाहिए मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? महोबा में। महोबा कहाँ? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ। किस नदी के किनारे स्थित है लखनऊ? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जिला की संख्या कितना है? तो 75 है। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है। किस सरकार को किया गया है लॉन्च? ये आपको गुजरात सरकार को किया गया है। ठीक है। फिर से सुनिएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके पास कि प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार को लॉन्च किया गया है। ठीक है। गुजरात सरकार को। चलिए तो अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कब गठन हुआ था? तो 1 मई 1960 को। जिला की संख्या गुजरात में कितना? 33 है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री गुजरात का कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है। तो अब ऑप्शन में है मध्य प्रदेश दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश के पहले जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल। वहां का भी गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का भी गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है वहां का? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अब आते हैं झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। ठीक है। रांची। और यहाँ का भी राज्यपाल कौन है झारखंड का? तो सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर, हाल ही में प्रकाशित रिनगेट्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, यानी दोनों मिलकर के। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए फिर से 67 सुनिएगा। प्रकाशित रिगेंट्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, यानी ए और बी दोनों मिलकर। 68 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो संगम ऐप और भाषा संगम पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, फिर से 68 सुनिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 69 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 69 नंबर, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन सा है? ठीक है, तो सदस्य देश कौन सा है? तो बांग्लादेश और उरुग्वे। ठीक है, ये ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन सा है? तो बांग्लादेश और उरुग्वे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ ब्रिक्स आया, तो ब्रिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ब्रिक्स के बारे में। तो अब जैसे देखिए ब्रिक्स पहले इनका गठन कब हुआ था? अभी फिलहाल कितना देश है इसमें? तो इसमें 5 देश है। कौन कौन सा है? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अच्छा, जब ये ब्रिक्स का गठन हुआ था तो उस समय 4 देश थे। कौन कौन से थे? तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। गठन कब हुआ था? 2006 में। ठीक है, तो अब इसमें सम्मिलित कब हुआ साउथ अफ्रीका? तो 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा 30 प्रश्न जीके का समाप्त हो चुका है। अब हमारा सामान्य विज्ञान का विशिष्ट प्रश्न है। तो क्वेश्चन सुनते 71, पारे का असाधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि विशेषता क्या होती है? तो उच्च संचालन शक्ति होती है। पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? उच्च संचालन शक्ति होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, फिर से सुनिए 73, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का अधिक होना अधिक उपयुक्त है? मतलब एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होगा तो क्या महत्वपूर्ण है? तो इस कारण से क्या होता है ना, जब एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होती है तो इस कारण से हम लोग दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। क्या होता है? इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, 76 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत मात्रा बोला, तो देखिए जिसके बारे में पूछा तो उसको सबसे पहले ऊपर रखिएगा। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। तो डिविजिबल बाई कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान संख्या, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान संख्या 16, पर यहाँ पर O2 लगा हुआ है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो 32 और 12 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो 44। तो डिवाइड कर दिए 44 है। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का साइन देते हैं। जब इसको काटिएगा और छाटिए, काट उठ करके आपके पास आंसर क्या आएगा? 27.3%। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3%। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु, अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था।
79 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है? तो एक हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व? न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक, इस ऑप्शन के अनुसार सीजियम है। और सबसे अधिक न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा? फ्रांसियम है। ठीक है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलेगा तो फ्लोरीन है। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक बोले तो फ्रांसियम दिया हुआ रहता तो ऑप्शन वो होता, पर फ्रांसियम में दिया हुआ नहीं था तो क्या हो जाएगा? सीजियम। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की वह एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश कोनों पर मोटी हो जाती है? तो किस पे मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन पे मोटी हो जाती है। ठीक है, किस पे मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन पे। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कि कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन पर मोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 83 नंबर, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे जीन कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक जीन कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। किसमें है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। फिर से सुनिएगा। 84 नंबर, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन सुनते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपोइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपोइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है तो एंथ्रोपिथेकस जो है नहीं है। ऑप्शन क्या है? डी सही। बाकी आप देखें 3 है, क्या क्या है? तो नए जमाने के बंदर है, पुराने जमाने के बंदर है, होमोनोइड्स है, पर एंथ्रोपिथेकस नहीं है। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, त्वचीय शोषण डैश पे होता है? तो त्वचीय शोषण मतलब त्वचा से शोषण कौन लेता है? तो केचुआ। ठीक है, त्वचीय शोषण डैश में होता है? तो केचुआ में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी किस अंग पर किया जाता है? तो हृदय में की जाती है। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय में की जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन डैश कहा जाता है? तो श्लेष्मा जो झिल्ली की सूजन है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन किसमें होता है? तो ब्रोंकाइटिस में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो बीट्स प्रति सेकेंड में, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए फिर से सुनिएगा। 89 नंबर, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो बीट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है? तो क्या रखा गया है? सारस। इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है? तो सारस, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये 5वां सेट आज हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और इसमें और क्या सुधार करना है वो भी बताइए। अगर डिटेल्स चाहिए हर प्रत्येक ऑप्शन का और आंसर से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कीजिए, कोशिश रहेगा बताने।